श्री श्याम हीना महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ऑनलाइन क्लास के लिए और मैं विनोद कुमार डाका आपको आज हिस्ट्री का टॉपिक सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ा। ये जो टॉपिक है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो ये टॉपिक आपको लगता है बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, उसके बाद में बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर। यानी इकट्ठे रूप से इस टॉपिक को क्या है, किसी में सिंधु सरस्वती सभ्यता का सामाजिक जीवन पूछ लिया, किसी ने धार्मिक जीवन पूछ लिया, किसी ने आर्थिक जीवन पूछ लिया, तो किसी ने राजनीतिक जीवन पूछ लिया। तो आपको इकट्ठे रूप से ये क्या है, पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। जिसके जैसे धार्मिक जीवन लगता है तो वो धार्मिक जीवन को उठाएगा, सामाजिक जीवन लगता है तो वो सामाजिक जीवन को उठाएगा। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की यदि हम बात करें तो ये है नदी सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी अकेले नहीं बहती, उसके साथ में ये हो गई झेलम। कौन सी हो गई? झेलम। और झेलम के बाद में ये नदी हो गई चिनाब, चिनाब। और चिनाब के बाद में यदि हम बात करें तो ये हो गई रावी, और रावी के बाद में ये हो गई व्यास। यानी सिंधु नदी में मुख्य रूप से ये चार नदियां साथ में और बहती है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। अब यदि हम बात करें कि इसका नाम पड़ता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब सरस्वती आगे इसमें ये यहाँ पे जाकर कौन सी नदी मिल जाती है? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी मिलती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्राचीन में इसका नाम था सतलज। तो क्या नाम था? सतलज नाम था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें एक नदी जैसे यमुना आ गई। कौन सी आ गई? यमुना आ गई। और एक आ गई इसमें दवस्त्रवती नदी। कौन सी आ गई? दवस्त्रवती नदी, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें दवस्त्रवती नदी, घग्गर, दवस्त्रवती नदी और सरस्वती नदी, इसका नाम क्या पड़ गया? सरस्वती नदी। ये होगी सरस्वती नदी। ये इकट्ठे रूप से यहाँ पे आगे बहती है। तो शुरुआती दौर की हम बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेन खब्बब नामक जो स्थान है, उसके सिंहमुख से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है माना जाता है। और ये कैलाश मानसरोवर कहाँ पे है? कि तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है सेन खब्बब, यानी जो सिंहमुख है वहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है माना जाता है। उद्गम बोलते हैं जहाँ से किसी नदी का जन्म होता है, यानी यहाँ से इस नदी का जन्म होता है। उसके बाद में सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है कैलाश मानसरोवर की शिवालिक पहाड़ियाँ। और कैलाश मानसरोवर की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर। आपको ये चीजें सारी चीजें इसमें लिख के नहीं बता सकते, थोड़ा आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा कि कैलाश मानसरोवर की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो उससे किस नदी का उद्गम होता है? सरस्वती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में ये कैलाश मानसरोवर की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे पड़ती है? ये पहाड़ियाँ पड़ती है उत्तराखंड के अंदर। और शिवालिक, अब शिवालिक नाम क्यों पड़ा है इन पहाड़ियों का? क्योंकि बताते हैं प्राचीन समय में जैसे भगवान शिव ने वहाँ पे अपने भगवान शिव ने क्या की थी? आराधना की थी। अब इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस सभ्यता की खोज शुरुआत में कब
कि 1920 के दौरान जब वे अंग्रेज हमारे भारत देश के अंदर थे तो वो क्या कर रहे थे कि रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। और जब वो रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तो उन्होंने मजदूर लगा रखे थे। और सिंध प्रांत में उन्होंने जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान उन्हें आश्चर्यचकित अनुभव करने वाला एक दृश्य वहां पर दिखाई दिया। और वो दृश्य क्या था कि उन्होंने खुदाई में पाया कि कुछ बस्तियां उनको मिली है, कुछ मकान मिले, कुछ बस्तियां मिली हैं। अब उन बस्तियों को जब उन्होंने इन बस्तियों को देखा तो इसके बारे में उन्होंने सूचना अपनी सरकार को दी और सरकार ने फिर एक कमेटी गठित की और जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहाँ की देखरेख और खुदाई का कार्य उनको जॉन मार्शल को सौंपा गया। अभी उनके नेतृत्व में इसका पता किया जाए कि ये क्या चीज़ है। अब जॉन मार्शल ने वो काम किसको सौंप दिया? दयाराम साहनी को, राय बहादुर दयाराम में साहनी को। और ये शुरुआत में कहाँ पर मिले? सिंध प्रांत के अंदर और रावी नदी के तट पर शुरुआत में ये खुदाई का कार्य किया गया। तो शुरुआत में जब बात करें तो इसकी जो खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। अब खोज के बाद में इसकी खोजकर्ता की हम बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्योंकि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने ये काम किसको सौंप दिया? राय बहादुर दयाराम साहनी को सौंप दिया। राय बहादुर दयाराम साहनी। अब राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया? अपना एक सहयोगकर्ता के रूप में व्यक्ति को लिया। उसका नाम क्या था? जो उसका मुख्य सहयोगकर्ता था वो था माधव स्वरूप वत्स अग्रणी। कौन था वो? माधव स्वरूप वत्स अग्रणी। अब इन्होंने क्या किया? इसका खुदाई का कार्य अच्छे ढंग से किया। अच्छे ढंग से करने के बाद में इन्होंने शुरुआत में इस सभ्यता का नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ध्यान में रखना है सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता। और इसके अलावा यदि बात करें बाद में इस नदी के दोनों ओर लगातार जो भवन इसके अलावा कुछ सामग्री वो लगातार मिलते गए। तो लगातार मिलने के बाद में इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया? सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। इस प्रकार से उसके बाद में सहयोगकर्ता की बात में यदि बात करें कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति है हमने पढ़ा था भारत का मानचित्र। वो भारत का मानचित्र अब काम आएगा। छोटा बनाते हैं इसमें। तो इसका जो आकृति है वो बताते हैं विषम चतुर्भुज का। विषम जो चतुर्भुजाकार है इसकी क्या है? आकृति है। इसके अलावा यदि हम इस सिंधु सभ्यता है इसके विस्तार क्षेत्र की हम बात करें तो विस्तार क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के अंदर भी इसके कुछ प्रदेश मिले। अफगानिस्तान के अलावा जैसे बलूचिस्तान के अलावा जैसे भारत के अंदर पंजाब हरियाणा, और पंजाब हरियाणा के अलावा नीचे गुजरात में भी कुछ मिले। उत्तरी साइड में भी इसके क्या मिले हैं कुछ, यानी ये यहाँ इस प्रकार से फैली हुई हैं यहाँ तक। यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान आ जाएगा, यहाँ पे गुजरात हो गया, ये यहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये उत्तरी साइड आ गई गंगा की साइड। यानी इस क्षेत्र में क्या है इस सभ्यता का, ये क्या है इसका विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र इस सभ्यता का ये विस्तार क्षेत्र है भारत के अंदर। और इसकी आकृति क्या है विश्व में चतुर्भुजाकार। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे इस सभ्यता का फिर काल क्या था, कि जिस प्रकार एक कवि या लेखक का काल होता है उसी प्रकार इस सभ्यता का भी क्या था एक काल था। इस सभ्यता के काल की हम बात करें, इस सभ्यता के हम काल की बात करें तो इस सभ्यता का जो काल है वो अलग अलग, जैसे
ये बताते हैं कि 3250 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता क्या हो चुकी थी, विकसित हो गई थी। क्या हो गई थी, 3250 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विकसित हो गई थी। उसके बाद में यदि हम बात करें कि 3250 ईसा पूर्व से, यानी ये क्या है, सभ्यता का कालक्रम, क्या है ये कालक्रम। अब 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता, यदि हम बात करें कि ये सभ्यता चरम विकास पर पहुंच गई थी, और उसके बाद में 2750 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपना पूर्ण विकास कर चुकी थी। और 2250 के बाद में 2250 ईसा पूर्व से यानी 1550 ईसा पूर्व तक आती आती ये सभ्यता क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई थी। ये इसका क्या है, ये कालक्रम है। जैसे आधुनिक जो विज्ञान की तकनीक है उसमें रेडियो कार्बन पद्धति भी है। अब जबकि रेडियो कार्बन पद्धति है, बाकी ये परमाणु चुकाणु है, मैं ना देखी जाए कई हिसाबों में चेक करे और चेक के आधार पर वे ऐसे बेहतर उसको कालक्रम है वो के बताने लग रहे हैं कि रेडियो कार्बन जो नवीन विश्लेषण पद्धति है उसके अनुसार यदि हम बात करें कि रेडियो कार्बन, ये कार्बन के आधार पर, और ये पद्धति कौन सी है, C14। अब इसके आधार पर इस सभ्यता के कालक्रम की हम बात करें तो इसका जो कालक्रम है वो इसमें बताया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या है, कालक्रम है वो बताया गया है। ये हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिंधु सरस्वती, सिंधु नदी है उसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है, और खोज कहाँ पर हुई थी, रावी नदी के तट पर। यहाँ पर खोज करने के बाद में की शुरुआत में हमने पढ़ लिया कि एक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, और मजदूरों ने जब वहाँ पे खुदाई में वहाँ का दृश्य देखा तो उस दृश्य को उन्होंने अपनी सरकार को बताया, और फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खुदाई का कार्य शुरू किया गया। जॉन मार्शल ने किसको सौंपा यह कार्य, राय बहादुर दयाराम साहनी को, सहयोगकर्ता ये हो गए। उसके बाद में हमने आकृति विषम चतुर्भुजाकार, इसकी क्या है ये आकृति, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में यदि बात करें तो विस्तार चित्र हमने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, फिर विस्तार था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इसका कालक्रम पढ़ा, क्या पढ़ा, कालक्रम पढ़ा। उसके बाद में यदि हम बात करें कि सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता उसके निर्माता कौन थे। जैसे बालक के निर्माता की हम बात करें तो बालक का निर्माता माता पिता होता है, उसी प्रकार यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता को बढ़ावा देने वाले कोई ना कोई तो जरूर रहे होंगे, तो उनको क्या नाम दिया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें सृष्टि का निर्माता कौन है, ब्रह्मा जी। तो निर्माता की हम बात करें तो विद्वान है वो इसमें एक मत नहीं है, अलग अलग मत कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, भूमध्य सागरीय लोग थे। कौन थे, भूमध्य सागरीय लोग थे। अब जो दूसरा इतिहासकार है वो इसमें क्या मत कर रहा है, क्या मत प्रस्तुत कर रहा है अपना, वो कह रहा है कि भूमध्य सागरीय लोग ने होकर क्या थे, आर्य लोग थे। कुछ बता रहे हैं कि आर्य लोग नहीं थे, तो कौन थे, मिश्रित जाति के लोग थे। इस सभ्यता को बढ़ावा देने वाले मिश्रित जाति के लोग। अब इसके अलावा भी मत है, कुछ क्या बता रहे हैं कि सिंधु लोग थे। कौन थे, इस सभ्यता को बढ़ावा देने वाले सिंधु लोग। इस प्रकार से अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अपना अलग अलग मत है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये आज भी विवादास्पद बना हुआ है कि इसके वास्तव में निर्माता कौन थे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि लिपि,
कि ये तो इसके निर्माता आ गए। और लिपि की हम बात करें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि कौन सी है, जैसे हमारी हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। आज भी बच्चों से पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो आज भी वो सही तरीके से उसका आंसर नहीं दे पाते। रियलिटी ये है कि देवनागरी लिपि ये है, और वो उनको पता ही नहीं कि देवनागरी लिपि हो सकता है कि कोई और लिपि इस तरीके से नहीं लिखी जाती। तो ये देवनागरी लिपि है। तो इनकी जो लिपि थी वो क्या थी, भावचित्रात्मक लिपि थी। क्या थी, भावचित्रात्मक लिपि। अब बात आई भावचित्रात्मक लिपि कौन सी लिपि होती है। जैसे गाय का चित्र बना दिया तो गाय के चित्र से हम भाव प्रकट कर सकते हैं ना। इसके दो सींग हैं, एक मुख है, दो आंख है, दो कान है, एक पूंछ है और एक बड़ है। इस प्रकार से क्या है, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम सही तरीके से जान नहीं सकते। तो आज तक जो भावचित्रात्मक लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि हर चीज को, जैसे ये मान लो मैंने आपके सामने ये दो उंगलियां की हैं, तो कोई क्या समझेगा, इसको 11 समझेगा, कोई इसका अर्थ 2 समझेगा, कोई जैसे विनर का निशान होता है तो उसके लक्ष्य में इसको समझेगा। इसी प्रकार भावचित्रात्मक लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को इसमें पढ़ा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें मुख्य रूप से जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, उसके अंदर 2 टीलों की खुदाई की गई। कितने टीलों की, 2 टीलों की, जो इसके क्या थे, प्रमुख स्थल थे। अब 2 टीलों की खुदाई की गई, इसमें क्या मिला, जैसे एक टीला था इसमें हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा, और दूसरा टीला था इसमें मोहनजोदड़ो। दूसरा कौन सा था इसमें, मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा हमने पढ़ लिया कि शुरुआत में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा नाम का जो स्थल खोजा गया, इसकी खोज कब की गई, एक बार दोबारा देखोगे 1921 ईस्वी में इसने की। खोजकर्ता की हम बात करें तो खोजकर्ता इसमें थे राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। और जो इसके खोजकर्ता में यदि मुख्य योगदान देने वाले सहयोगकर्ता कौन थे, तो सहयोगकर्ता की यदि बात करें तो इसका जो सहयोगकर्ता था वो था माधव स्वरूप वत्सगणीय। कौन था इसका सहयोगकर्ता, माधव स्वरूप वत्सगणीय, माधव स्वरूप वत्स अगणीय। अब इसके अलावा इसी प्रकार मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो इसकी खोज कब की गई, 1922 ईस्वी में। कब की गई, 1922 ईस्वी में। अब इसकी खोजकर्ता की हम बात करें तो खोजकर्ता इसके थे राखाल दास बनर्जी। इसके खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हम याद कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखाल दास बनर्जी, और हड़प्पा की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि राखाल दास बनर्जी ने किस सभ्यता यानी कि किस स्थान की खोज की, और जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे उन्होंने किस स्थान की खोज की। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए। जैसे जय इसमें आ रहा है तो इसमें भी जय आ रहा है ना, जय जय, तो इसको जोड़कर हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो में जय आ रहा है तो राखाल दास बनर्जी, इसको एक को ध्यान में रखने में उसका उल्टा जो विलोम हमें याद होता है और हम उसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का हो गया राखाल दास बनर्जी। अब हर जगह इसको रेखांकित करना शुरू मत कर देना। जैसे है को इसमें रेखांकित करोगे ना तो है इसमें भी आ रहा है और है इसमें भी आ रहा है, तब गड़बड़ी हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, जय को जय से जोड़ना है। तो राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की। अब इसमें यदि बात करें कि वर्तमान में ये जो स्थान है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है क्योंकि ये खुदाई की गई 1921 में, जो भारत और पाकिस्तान एक था। वर्तमान में यदि बात करें तो
वर्तमान में ये स्थान पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पे पड़ता है? मोंटगोमरी जिले में ये स्थान वर्तमान में पड़ता है। अब मोंटगोमरी जिला की हम बात करें तो मोंटगोमरी जिला कहाँ पे है? ये स्थान पड़ता है लाहौर से लगभग 100 मील दूर, 1 मील में होते हैं 1600 मीटर, 100 मील दूर दक्षिण में रावी नदी के तट पर, दक्षिण में कहाँ पे? रावी नदी के तट पर यह स्थान पड़ता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि हड़प्पा नामक जो स्थान है वो वर्तमान में कहाँ पे? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान कहाँ पर चले गए? वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर चले गए। और ये वर्तमान में पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। प्रांत आप समझते होंगे, राज्यों को कहा जाता है। जिस प्रकार में कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कैसे देखिए दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थान है। इसी प्रकार ये मोंटगोमरी जिले में कौन सा स्थान है? हड़प्पा नामक के स्थान है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि अब मोहनजोदड़ो नामक स्थान है वो कहाँ पे पड़ता है? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे पड़ता है? लरकाना जिले में। कौन सा स्थान पड़ता है? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थान पड़ता है? मोहनजोदड़ो। अब इनके बारे में भी अब कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे लय इसमें और लय इसमें, यानी लरकाना नामक जो स्थान है वो राखालदास बनर्जी, इसमें राखालदास बनर्जी आता है। जिसमें लय, इसमें लय नहीं आ रहा किसी, राय बहादुर दयाराम सांडी में लय किसी में नहीं आ रहा। तो इसका बिलोंग कौन सा हो जाएगा? मोंटगोमरी इसमें आ जाएगा, फिर हड़प्पा में। और इसमें लरकाना जिला है वो लरकाना जिला, यानी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कौन सा स्थान पड़ता है? मोहनजोदड़ो। अब इस सभ्यता की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का क्या है? मुर्दों का टीला। अब मुर्दे कौन होते हैं? जो मृतक होते हैं उनको क्या कहते हैं? मुर्दे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मुर्दे कहते हैं। इसके बाद में यदि बात करें तो खुदाई के अंदर 9 बार बसने व 9 बार जड़ने के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले। जड़ने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं प्रमाण? है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यदि हम बात करें वर्तमान के अंदर कितने स्थल हैं वो वर्तमान में खोजे जा चुके हैं तो 1500 से अधिक स्थल। कितने स्थल हैं? 1500 से अधिक स्थल है वो वर्तमान में खोजे जा चुके हैं। और 1500 से अधिक स्थलों में यदि हम बात करें तो जैसे 900 स्थल हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं? भारत में इस सभ्यता के। और 900 स्थलों के अलावा जैसे 600 स्थल की हम बात करें तो 600 स्थल कहाँ पे पड़ रहे हैं? पाकिस्तान में। और 2 स्थल इसमें पड़ते हैं अफगानिस्तान में। कहाँ पे पड़ रहे हैं? अफगानिस्तान में।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत के अंदर मुख्य रूप से जो 900 स्थल है, उन 900 स्थलों में जैसे बड़े बड़े स्थल कौन कौन से हैं, बड़े स्थलों की हम बात करें तो बड़े स्थलों में जैसे एक नंबर कालीबंगा आ गया। अब कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में क्या पड़ता है, कालीबंगा नामक स्थान पड़ता है। इसके अलावा यदि 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर में इसमें जैसे कि राखी गड्डी, कौन सा, राखी गड्डी। अब राखी गड्डी है वो कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में। राखी गड्डी हरियाणा में। राखी गड्डी के अलावा अन्य स्थलों की हम बात करें, राखी गड्डी के अलावा अन्य स्थलों की हम बात करें तो बनवाली और मीठाथल, ये भी कहाँ पे पड़ते हैं, ये भी हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। ये भी कहाँ पे पड़ते हैं, हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। इसके अलावा रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ कहाँ पे पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है। लोथल, रंगपुर व धौलावीरा की हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ते हैं, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा ये पड़ते हैं गुजरात के अंदर। कहाँ पे पड़ते हैं, गुजरात के अंदर। यानी प्रमुख स्थल ये हैं जो भारत के अंदर। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और गनवेरीवाला, ये मुख्य स्थान वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर। ये मुख्य स्थान वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा टॉपिक। अगले में हम फिर इसके जो बचे हुए जैसे इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने जो टॉपिक समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बार बार रिविजन करने पर आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।